बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में डिस्कस किया गया था एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में कि ऐसे पोल्यूटेंट्स जो एयर को पोल्यूट कर दें या ऐसे सब्सटेंस जो एयर को पोल्यूट कर दें उसे हम एयर पोल्यूटेंट्स का नाम देंगे। फिर मैंने आपको एयर पोल्यूटेंट्स की क्लासिफिकेशन भी बताई थी, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जिसके मिलने से सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं, उसकी एग्जांपल हमने देखी थी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो बनेंगे ये एटमॉस्फेयर में ड्यू टू लो डेंसिटी ट्रांसफर हो जाएंगे और वहाँ पर फर्दर रिएक्शन होगा तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है फिर आगे वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करेगी तो उससे क्या बनेगा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ या नेचुरली बन रहा है और इसके फर्दर रिएक्ट करने से सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनेंगे और उसका इन्वायरमेंट पर फर्दर इफेक्ट होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। उसमें सबसे पहले आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है जो कि कलरलेस है, ऑर्डरलेस, इसकी कोई स्मेल नहीं, कोई रंग नहीं और हाईली टॉक्सिक है। जी हाईली टॉक्सिक किस तरह है? अब ये देखिए, अगर हम ब्रीथिंग पर्पस के लिए सांस ले रहे हैं और अगर इस एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी मौजूद है तो ये क्या करती है, अगर इनहेलड कर लेते हैं इसको हम, तो ये आगे जाके ब्लड में एक मटेरियल है हीमोग्लोबिन, मैक्रोमॉलिक्यूल है, उसको साथ ये स्टेबल कम्प्लेक्स बना लेती है। ये स्टेबल कम्प्लेक्स क्यों बनाती है, इसका एक रीजन है जो आप हायर क्लासेस में जाके डिस्कस करेंगे। शार्प कंसेप्ट, सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट, वो इसकी बेस है। उसकी रीजन ये है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन मौजूद है उसके साथ स्टेबल कम्प्लेक्स बना लेता है। अब हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है कि इसने ऑक्सीजन को सप्लाई करना है जो है ब्लड में, हर बॉडी के हर पार्ट में। तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ स्टेबल कम्प्लेक्स बना लेगी, तो जिससे फिर जो है ना दम घुटेगा, जो है ना सांस रुक रुक के आना शुरू हो जाएगा, तो आखिरकार जो है वो मौत या डेथ इसकी वजह से हो जाएगी। तो इसलिए इसको जो है ना टॉक्सिक गैस का नाम दिया गया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कलरलेस, बेरंग गैस है, बेबू और हाईली टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म की ये गैस है। इट इज़ 3 टाइम लाइटर देन एयर, ये हवा से 3 गुना जो है वो हल्की गैस है, क्योंकि इसकी डेंसिटी या मास जो है वो एयर से क्या होगा, स्मॉल। और आपने फार्मूला एक डिस्कस किया होगा डेंसिटी का, मास ओवर वॉल्यूम। तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी के। तो कार्बन मोनो एयर, अब एयर सिंपली ऑक्सीजन तो नहीं है ना, एयर में मिक्सचर है गैसेस का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसमें मीथेन, ओजोन। तो एयर का जो मास या डेंसिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मास या डेंसिटी है वो लो होगा, तो इसलिए ये 3 टाइम हल्की गैस होगी जो है वो एयर से। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में क्या होती है, हल पजीर होती है। ये हम इसकी अभी कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला CO है, उसकी फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं कि ये वाटर क्या है, सॉल्युबल है, पानी में हल पजीर है। क्यों वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि ये पोलर नेचर है। भी आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 में आर्टिकल डिस्कस किया था डाइपोल मोमेंट।
डाइपोल मोमेंट क्या था? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। चार्जेस के दरमियान जो गैप है और चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? डाइपोल मोमेंट। और किस मालिक्यूल का डाइपोल मोमेंट अगर जीरो होगा तो वो नॉन पोलर, और जिस मालिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा तो वो पोलर। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का जब डाइपोल मोमेंट आप चेक करेंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो नॉन जीरो होगा, यानी कि इसमें पॉजिटिव पार्ट भी होगा और नेगेटिव पार्ट। और उस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी? पोलर हो जाएगी। पोलैरिटी की वजह से आपको पता है कि ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी। और पानी भी क्या है? वाटर भी एक पोलर स्पीशीज है। लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर पोलर में हल होंगे और नॉन पोलर नॉन पोलर में। कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल पोलर है, इस वजह से ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें वल्कोनिक, इसके सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज दो हैं। दो सोर्सेज में पहला एक नेचुरली सोर्सेज है और दूसरा क्या? ह्यूमन एक्टिविटी सोर्सेज। एक तो ये गैस कुदरती तौर पर बन रही है और दूसरा इंसानी सरगर्मियों, इंसान के कामों की वजह से मुख्तलिफ काम जो सरगर्मियां सर अंजाम दे रहा है इंसान अपनी फलाह बहबूद, अपने पेट को पालने के लिए, तो उससे ये गैस भी जो है वो जनरेट हो रही है। तो सबसे पहले जो इसका नेचुरल सोर्स है वोल्केनिक रेपुरेशन, जब लावा फूटता है तो तब ये गैस बनती है। नेचुरल गैस एमिशन, कुदरती गैसों की जब अखराज होता है, जब हम उसकी, आपको पता है चैप्टर नंबर 7 में जब वो करवाई थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो जब आप चट्टानों के नीचे से ज़मीन से जो है ना पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं तो तब जो गैसेस की एमिशन होती है, या आजकल आप देख रहे हैं कि चावल की फसल लगाई जा रही है तो आप देखेंगे तो उसमें से नेचुरल गैस जो मीथेन है वो बबल्स की फॉर्म में क्या हो रही है? एलिमिनेट हो रही है। तो नेचुरली सोर्सेज का क्या है कि ये वोल्केनिक रेपुरेशन या नेचुरल गैस की एमिशन से क्या होगी? एलिमिनेट होगी। दूसरा इसमें कि जब आप एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस की ऑक्सीडेशन करवाएंगे, मीथेन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी? अगर तो वो अनकम्प्लीट बर्न होगी। अनकम्प्लीट बर्न से मुराद कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उधर लिमिटेड है तो मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बना देगी। ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर, दीज आर ऑल नेचुरल सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कि वोल्केनिक एवापोरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, नेचुरल गैस एमिशन, इसके नतीजे में जो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है वो कौन सा सोर्स कंसीडर किया जा रहा है? नेचुरली। इसमें इंसान का कोई अमल दखल शामिल नहीं। ह्यूमन एक्टिविटी सोर्स। अच्छा, अब ये देखें इंसानी सरगर्मियों की वजह से ये किस तरह बन रही है? फ्यूल बर्निंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये जो हमारे ज़राए नकल हमल हैं, नकल हमल के जो ज़राए हैं, जिस तरह मोटर गाड़ियाँ, जहाज, बहरी जहाज, ठीक है, इसके अलावा रेल गाड़ियाँ, इसमें जब हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, कोयला जला रहे हैं या जनाब इसमें पेट्रोलियम गैसोलीन को बर्न कर रहे हैं तो उसकी बर्निंग से कौन सी गैसेस बन रही हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रही है। तो ये इंसान की सरगर्मियों का पहला समर है कि इस ट्रांसपोर्टेशन में जब हम फ्यूल को बर्न करेंगे तो उसके बर्निंग से अनकम्प्लीट, अगर ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में प्रोवाइड होगी तो वो क्या बना देगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कंप्लीट बर्निंग होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। फॉरेस्ट फायर, इंसान जब जंगलात को आग लगाता है या लकड़ी को आग लगाता है तो वुड की कंबंशन, लकड़ी के जलने से, क्योंकि वुड भी तो ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक मैटर के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बनती हैं। जब इंसान जंगलात को आग लगाएगा तब भी क्या बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। कंबंशन ऑफ फॉसल फ्यूल, फॉसल फ्यूल समझते हैं आप? कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। जब कोयला, कुदरती गैस और पेट्रोलियम को जलाया जाएगा तब भी क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कंबंशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप समझते हैं कि ये देखें कि ये जब फसलों की कटाई की जाती है, गंदम की या चावल की फसल की हम कटाई करते हैं तो उसके बाद जो
स्ट्रा वगैरह वेस्ट मटेरियल रह जाता है, तो हम जो है ना लाशाऊर लोग जो क्या कर देते हैं, उसको वो आग लगा देते हैं। अब उसका क्या नुकसान है, वो फिर फजाई आलूदगी जिसे आप स्मोक का नाम देते हैं, उससे वो क्रिएट होती है। तो इसको नहीं आग लगानी चाहिए। ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, यानी कि जो असल चीज़ हमने जो जिससे पेट पालना है, वो जब उसको एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है, अपनी क्रॉप में से, तो जो उसका वेस्ट मटेरियल बोस वगैरह पीछे जो बच जाए, तो उसको एज एट रहने दें। अगर उसको आप जलाएंगे ना, तो उसका एक तो नुकसान ये होगा कि वो फजाई आलूदगी स्मोक क्रिएट करेगा। दूसरा, जब आप जिस जगह पर वो जो है ना स्ट्रा वगैरह जो है पड़े होंगे, जो फसलों का बकिया जात जो है, तो वो अगर उस जगह आग लगा देंगे, तो वो ज़मीन की फर्टिलिटी रेट जो है, ज़मीन की जो क्रॉप प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है, सलाहियत है, उसको भी क्या कर देगा, वो रिड्यूस कर देगा। तो जो तीसरा बिग सोर्स है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड को जनरेट करता है, वो क्या है, कंबंशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जलाने से भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। इंडस्ट्रीज, आप देखें इंडस्ट्रीज में हम मुख्तलिफ केमिकल तैयार कर रहे हैं इंसानों की फलाह बहबूद के लिए, जिस तरह सीमेंट इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। तो उसमें भी केमिकल को बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉसिल फ्यूल को बर्न करवाना पड़ेगा, जिस तरह कोयला, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस है। ज़्यादातर इंडस्ट्री में तो नेचुरल गैस को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसकी बर्निंग के दौरान भी क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अब इन जो अच्छी इंडस्ट्री हैं, जो अच्छे कारखाने हैं, या जिन मुल्कों की हुकूमतें अच्छी हैं, वो अपनी इंडस्ट्रीज की चिमनी पर ऊपर क्या करते हैं, कन्वर्टर लगा देते हैं, जिससे हार्मफुल जो सब्सटेंस है वो स्टॉप हो जाते हैं, वो एटमॉस्फेयर में पेनिट्रेट नहीं करते। तो पांचवा जो सोर्स है ह्यूमन एक्टिविटीज, वो क्या है, इंडस्ट्री, जो कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, जब हम उसमें फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करवाएंगे। इनकम्प्लीट कंबंशन एंड डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि जब फॉसिल फ्यूल्स की कंबंशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस अमाउंट में प्रोवाइड नहीं होगी, तो वहाँ पर कंबंशन अनकम्प्लीट हो जाएगी। और यहाँ अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को डिसोसिएट करवा दें, कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट हो के कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की डिसोसिएशन से भी कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगी, जनरेट होगी। तो ये वो सोर्सेज हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कहता है कि इंसान की दुश्मन है। किस तरह दुश्मन है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस गैस एंड कैज सफोकेशन इफ इनहेल्ड। कि कार्बन मोनोऑक्साइड इंतहाई खतरनाक किस्म की गैस है, ये पहले ही मैंने बता दिया। अगर आप इसको इनहेलेट कर लें, तो ये सांस की रुकावट क्रिएट कर देगी। इसकी वजह से सफोकेशन, दम घुटेगा इंसान का, सांस जो है वो रुक रुक के आना शुरू हो जाएगा। इट बाइंड ब्लड हीमोग्लोबिन, वही मैंने बात जो पहले बताई आपको, कि ये किसके साथ बाइंड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ, उसके साथ स्टेबल कम्प्लेक्स बना देगी। और स्टेबल कम्प्लेक्स क्यों बनाएगी, इसकी वजह ये है शार्प प्रिंसिपल, सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट। उसमें आप जो है ना डिटेल से ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये स्टेबल कम्प्लेक्स बनाएगी। मोर स्ट्रांगली देन ऑक्सीजन, दस एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन फ्रॉम नॉर्मल टिश्यू। कि ये क्या कर देगी, क्योंकि सेल की ग्रोथ के लिए भी तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ना, तो ये ऑक्सीजन को सेल में से एलिमिनेट करवा देगी, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कम कर देगी। और ऑक्सीजन ही आपको पता है कि ब्रीथिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, सांस लेने के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कैन बी रिवर्स बाय हाई प्रेशर ऑक्सीजन। कि जिस मरीज ने अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को इनहेलर कर लिया, फौरन उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर हाई प्रेशर के साथ उसके साथ अटैच कर दें, ऑक्सीजन हाई प्रेशर के साथ उसको प्रोवाइड कर दें, ताकि सेल में से जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेशर से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए।
सिम्टम्स, एक्सपोजर ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिजल्ट, कि अगर इसका एक्सपोजर कार्बन मोनोऑक्साइड का ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ हुआ है तो उससे कौन सी बीमारियां लाक हो जाएंगी? हेडेक, कि सर दर्द हो गया उससे, फटीक। फटीक क्या है? क्या आप कोई काम भी ना करें और आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जो है ना वो पेन क्रिएट हो जाए, तो उसे हम फटीक का नाम देते हैं। अनकॉन्शियस यानी कि ज़हनी डेथ, इससे आखिरकार क्या हो जाएगी? डेथ। अगर यही कंसंट्रेशन जो है वो फॉल करती रहे इंसानों पर, ठीक है, तो डे बाय डे आखिर क्या हो जाएगी? इन बीमारियों के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि फर्स्ट एयर पोल्यूटेंट है। सेकंड है नाइट्रोजन ऑक्साइड। The gases nitric oxide and nitrogen dioxide are represented by NOx। अब ये देखें, इधर मैंने x क्यों लिखा है? x आपको पता है मैथमेटिकली वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, बदलने वाला, जिसकी कीमत क्या हो? बदले हो। अब NO में अगर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम के देखें तो वो 1 है, और NO2 में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 2 है। तो इधर एक एटम और इधर 2 एटम। तो अब ये देखें क्वांटिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इधर एक एटम था, इधर 2 थे, तो क्वांटिटी क्या होगी? चेंज। तो चेंज को ही हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स के साथ। तो इसलिए इसका जनरल फार्मूला नाइट्रोजन के ऑक्साइड का क्या होगा? NOx। इसको किससे ज़ाहिर करेंगे हम? NOx के साथ। यानी कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी वेरिएबल है, बदल सकती है। अगर आप NO में बात करें तो उसमें एक ऑक्सीजन एटम, और अगर NO2 में बात करें तो 2 एटम। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कॉल्ड नाइट्रोजन ऑक्साइड। अच्छा, ये ऑक्साइड होते क्या हैं? तो ऑक्साइड की डेफिनेशन आप लिख लें, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या ऑक्सीजन का किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने वाला, बनने वाला बाइनरी कंपाउंड क्या कहलाता है? ऑक्साइड। और जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो उसके ऑक्साइड को किसका नाम देंगे हम? नाइट्रोजन ऑक्साइड का नाम देंगे। नाइट्रोजन, और जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड के सोर्सेज हैं, इसी तरह नाइट्रोजन के भी सोर्सेज हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के भी सोर्सेज हैं, जिस लाइक नेचुरल सोर्सेज एंड ह्यूमन एक्टिविटी सोर्सेज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज इन विच नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस। तो कहता है 2 किस्म के नाइट्रोजन के ऑक्साइड के सोर्सेज हैं जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। पहला नेचुरल और दूसरा ह्यूमन एक्टिविटी। कि पहला सोर्सेज क्या है? नेचुरली सोर्सेज है, और दूसरा क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज सोर्सेज। नेचुरली सोर्सेज जिसमें इंसान का कोई अमल दखल ना हो, और ह्यूमन एक्टिविटी सोर्सेज वो सोर्सेज जिसकी वजह, जिसमें मुख्तलिफ इंसानी सरगर्मियां जो हैं वो इन्वॉल्व हों। नेचुरल सोर्सेज, बैक्टीरियल एक्शन प्रोड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड, मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये देखें कि जो हम पौधे या दरख्त लगाते हैं तो उनकी नशो नुमा के लिए भी तो नाइट्रोजन जो है ना वो एसेंशियल है, ज़रूरी है। तो इनकी जड़ों में एक किस्म के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, जो क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को जज़ब करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट या नाइट्राइड में। फिर वो जो पौधा है अपनी नशोनुमा के लिए, ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन को एज ए नाइट्रेट या नाइट्राइड आयन की फॉर्म में क्या करेगा? अब्जॉर्ब करेगा। तो उसको अब्जॉर्प्शन के दौरान बैक्टीरियल एक्शन जब होगा तो उसके नतीजे में भी क्या बनेंगे? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जिस तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दूसरा, ये वही बात मैंने बता दी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन। दूसरा जो सोर्सेज है वो क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी सोर्सेज। अच्छा, एक बात और, जब आप देखें कि क्लाउड बनते हैं या बिजली गरजती है
तो आसमानी बिजली की वजह से भी क्या बनता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। हवा में क्या मौजूद है, नाइट्रोजन गैस भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। जब लाइट फॉल होगी, इलेक्ट्रिकल आर्क या आसमानी बिजली जिसे आप नाम देंगे, उसकी मौजूदगी में भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देंगे। दूसरा जो इंसानी सरगर्मियां है जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगी वो क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जनरली प्रोड्यूस बाय कंबंशन ऑफ कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड गैसोलीन। अब ये देखें कि इंसानी सरगर्मियों की वजह से किस तरह बनेगी। जब हम कोयले को जलाएंगे, कोयले में नाइट्रोजन के कंपाउंड भी मौजूद हैं, ठीक है। तो जब उसकी बर्निंग होगी तो उसकी बर्निंग से नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। लो डेंसिटी की वजह से ये किस में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में। इसी तरह जब हम तेल को जलाएंगे, तेल की बर्निंग करवाएंगे इंडस्ट्रीज में, केमिकल को तैयार करने के लिए सोर्सेज ऑफ एनर्जी एज कंसीडर करेंगे ऑयल को, तो उसको बर्न करवा के उससे एनर्जी हासिल करेंगे ना, हीट। तो उसकी बर्निंग से भी क्या बनेंगे, अगर उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड मौजूद है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, जो लो डेंसिटी की वजह से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। इसके बाद जो नेचुरल गैस है, कुदरती गैस जो है जिसमें मीथेन है, ठीक है, उसकी अगर हम उसको भी डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं या इंडस्ट्री में हम उसको इस्तेमाल करते हैं फ्यूल एनर्जी सोर्सेज के तौर पर, जिस जिस एनर्जी को आगे हम इस्तेमाल करके रॉ मटेरियल से मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड तैयार करते हैं, तो उसमें भी जो है वो जब हम नेचुरल गैस को बर्न करवाएंगे तो नेचुरल गैस में नाइट्रोजन के कंपाउंड मौजूद होते हैं, तो उसकी बर्निंग से क्या बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और वो इंडस्ट्रीज की चिमनी से किधर चला जाएगा, सीधा एटमॉस्फेयर में। इसी तरह नकलो हमल के जो जराए हैं, रेलगाड़ियाँ, ये कारें और मोटरसाइकिल वगैरह जो हैं, सॉरी, ये इसमें अगर हम गैसोलीन को जलाते हैं, उसमें रेलगाड़ियों या ट्रैक्टर या बसों में तो जारी बात है डीजल ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। ये जो गैसोलीन है, पेट्रोल जो है, ये मोटर बाइक या कारों वगैरह में ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी बर्निंग से क्या बनता है ना, अगर इसमें नाइट्रोजन के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, कंपोनेंट, तो उसकी बर्निंग करवाएंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, वो भी एग्जॉस्ट पाइप से किधर चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में। तो ये इंसानी सरगर्मियों की वजह से जो है ना क्रिएट होगी नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेचुरल से कैसे बनेंगी, फिक्सिंग बैक्टीरिया की वजह से, और दूसरा जब इलेक्ट्रिकल आर्क प्रोड्यूस होगी तो उसके इलेक्ट्रिकल आर्क, आसमानी बिजली की वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना देंगे। और ह्यूमन एक्टिविटी, जब हम फॉसल फ्यूल जिस तरह कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, गैसोलीन को बर्न करवाएंगे इंडस्ट्रीज में या मोटर व्हीकल्स में, तो इसकी बर्निंग से जो है ये गैसें जो है प्रोड्यूस होंगी। बोथ ऑक्साइड रिजल्ट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड प्रेजेंट इन फॉसल फ्यूल। ये दोनों किस्म के ऑक्साइड जो हैं वो किस तरह बनेंगे, दोनों किस्म के क्या मुराद कि एक एनो नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कैसे बनेंगे, जब नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो कि फॉसल फ्यूल में मौजूद हैं उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, उसकी ऑक्सीडेशन से ये जो है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसकी केमिकल इक्वेशन देखें, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों ने रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड। जैसे हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का भी नाम देंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड का भी इसको नाम दे सकते हैं। इधर दो मैंने क्यों लगाया, ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस। इधर नाइट्रोजन के 2 एटम है, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो इधर भी नाइट्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 2 एटम बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 के साथ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आल्सो प्रोड्यूस व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे बनेगी, जब नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ले तब भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन सकती है। ये ऊपर वाली इक्वेशन में हमने क्या बनाया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये इधर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो बनेगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये देखें NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, NO2।
अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है हमने, तो इस NO को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से। आप देखें तमाम एटम इसमें बैलेंस है या नहीं। इधर भी 2 नाइट्रोजन के एटम, इधर भी 2 नाइट्रोजन के एटम। इधर ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 2 टाइम बार 4, और इधर कितने हैं 2 + 2 4। तो इधर भी ऑक्सीजन 4 और इधर भी ऑक्सीजन 4। तो इक्वेशंस क्या है, बैलेंस। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब जो असल मामला है ना इसका, कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन रहे हैं, इसका इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा। अब मुख्तलिफ सरगर्मियों से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनी थी, उसकी ऑक्सीडेशन हुई एटमॉस्फेयर में, तो उससे क्या बन गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है, वाटर वेपर्स। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद है, वो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करेगी, तो क्या बना देगी, नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राइमरी प्लूटेंट है और नाइट्रिक एसिड सेकेंडरी प्लूटेंट। अब ये नाइट्रिक एसिड जो है वो सॉइल पर या जमीन पर किस फॉर्म में आएगा, एसिड रेन की फॉर्म में। और ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या करेगा, इम्पैक्ट डालेगा। इंसानी मरीन लाइफ को क्या करेगा, ये डिस्टर्ब करेगा। The residence of time of nitrogen oxide and nitrogen dioxide in the atmosphere are 4 and 3 days respectively. कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में कितने दिन तक ये रह सकती हैं, ये गैसेस एज इट NO and NO2 फॉर्म, 3 to 4 डे। 3 डे ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड रह सकती है कायम, और 4 डे जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड रह सकती है, और 3 डे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये डिपेंड करता है इसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट पर। जिसका जो ज्यादा मालिक्यूल स्टेबल होता है, उसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू आती है वो भी ज्यादा आती है, ठीक है। और उसका जो एस्टेब्लिश्ड पॉइंट है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है जी। कि अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 3 दिन तक स्टेबल रह रही है, तो उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट पर वो डिपेंड कर रही है। इसी तरह अगर नाइट्रिक ऑक्साइड 4 दिन तक कायम रही है एटमॉस्फेयर में एज NO, तो उसका मतलब है उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से ज्यादा है। अब ये जब प्राइमरी प्लूटेंट एटमॉस्फेयर में मौजूद होंगे, अब ये देखे 3 और 4 दिन बहुत ज्यादा दिन है, ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा। तो ये एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, नाइट्रिक एसिड, जो कि सेकेंडरी प्लूटेंट है। और ये आगे इन्वायरमेंट को क्या करता है, पोल्यूट करता है, किस फॉर्म में, एसिड रेन की फॉर्म में। ये जब साइल पर आएगा, तो इससे जो है ना दरियाओं, समुद्रों, झीलों में जो मछलियां वो मुतासर होंगी। इसके अलावा इंसान इससे मुतासर होंगे। ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करेगी, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में, आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड विच इज कैरी डाउन इन आइदर रेनफॉल और एज डस्ट, जो गंद की फॉर्म में या तेजाबी बारिश की फॉर्म में जो है वो जमीन की तरफ जो है वो मूव करेगा। तो ये था, आज हमने डिस्कस किया प्राइमरी प्लूटेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो अब आपकी क्वेश्चनिंग का टाइमिंग